स्टूडेंट, आज 2 नवंबर 2020 को हमारा सब्जेक्ट है इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी। ठीक है बेटा, तो इसमें हमारा चैप्टर है रजिस्ट्रेशन। ये हमारा स्टार्ट हो रखा है चैप्टर और इसमें हमारा लास्ट टॉपिक है। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हमारा लास्ट टॉपिक है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का मतलब जो एसएससी है उसके ऊपर कंपल्सन नहीं है कि वो रजिस्टर्ड हो जीएसटी के अंडर में, बट वो अपनी इच्छा से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं रजिस्ट्रेशन के, उनको अचीव करने के लिए, उनको लेने के लिए, उन बेनिफिट्स को लेने के लिए जो पर्सन है वो खुद को वॉलंटरी रजिस्टर्ड करवा सकता है। तो अंडर सेक्शन 22 एंड सेक्शन 24 ऑफ द जीएसटी एक्ट, ठीक है, देयर आर मैनी पर्सन्स हु आर अंडर ऑब्लिगेशन ऑफ गेटिंग देमसेल्व्स रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी एक्ट। कहता है कि जो जीएसटी एक्ट 2017 है उसका सेक्शन नंबर 22 एंड सेक्शन नंबर 24, ठीक है, इनमें कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग बहुत सारे पर्सन्स ऐसे हैं जिनको कि जीएसटी एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बिजनेस इज हैविंग टर्नओवर एक्सीडिंग 20 लाख, सबसे पहली लिमिट तो यही आएगी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है जीएसटी की, कि जिस पर्सन का एनुअल टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस करता है, ही इज अंडर ऑब्लिगेशन इज गेट रजिस्टर्ड, तो उसके ऊपर ऑब्लिगेशन होता है कि वो खुद को रजिस्टर्ड करवाए जीएसटी एक्ट में। However, person whose turnover does not exceed 20 lakh is not required to get himself registered। और इसके साथ ही जिनकी टर्नओवर 20 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करती है, उससे नीचे है, ठीक है, बिलो है उससे, तो ऐसे पर्सन को के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि खुद को रजिस्टर्ड करवाएं। बट सच पर्सन्स हैव द ऑप्शन टू रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी ऑन अ जीएसटी एक्ट ऑन अ वॉलंटरी बेसिस। लेकिन इन पर्सन के पास एक ऑप्शन होता है कि भाई वो चाहे तो अपने वॉलंटरी बेसिस पर, अपनी इच्छा से, मतलब उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, बट वो अपनी इच्छा से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। दो गवर्नमेंट इज ऑफरिंग अ कंपोजिशन लेवी फॉर स्मॉल बिजनेस पर्सन्स, हाउएवर देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस of going for composition levy like the inability to avail input tax credit or to collect tax from customers। ठीक है, तो कहता है कि वैसे तो गवर्नमेंट ने जो छोटे स्मॉल बिजनेस पर्सन्स हैं, स्मॉल बिजनेसमैन्स हैं, उनके लिए कंपोजिशन लेवी स्कीम यहाँ पे ऑफर कर रखी है जीएसटी के अंडर में, बट कंपोजिशन लेवी स्कीम के बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं, लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट वो एसएससी जो है अवेल नहीं कर सकता है। मतलब उसको जो पर्सन कंपोजिशन लेवी स्कीम को ऑप्ट करेगा उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, और टू टैक्स कलेक्ट, और ना ही वो अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, इन सच केसेस दीज बिजनेस पर्सन्स कैन गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड एज रेगुलर डीलर ऑन वॉलंटरी बेसिस। तो रजिस्ट्रेशन करवाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि जो एसएससी है, अगर वो वॉलंटरी बेसिस पर भी रजिस्टर्ड है तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने का पूरा राइट हो जाता है, और वो अपने कस्टमर से टैक्स भी कलेक्ट कर सकता है। फॉर इंस्टेंस, अ स्मॉल शॉपकीपर सेलर हैविंग टर्नओवर लेस देन 20 लाख इज सप्लाइंग गुड्स टू अ बिग बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट दैट हैज़ बीन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। एग्जाम्पल उसने दिया है कि एक जो स्मॉल बिजनेसमैन है, यानी कि छोटा शॉपकीपर है, अगर वो किसी बड़े बिजनेस कंपनी को, ठीक है, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो गुड्स सप्लाई कर रहा है, ठीक है, और जीएसटी के अंडर में वो जो बिग बिजनेसमैन है वो जीएसटी के अंडर में रजिस्टर्ड है, द रिसीवर ऑफ द सप्लायर कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट इफ पर्सन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ठीक है, तो जो उन गुड्स एंड सप्लाई का रिसीवर है, यानी वो बिग बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट या वो बिग बिजनेस कंपनी, ठीक है, वो रिसीवर हो गई, तो वो रिसीवर के पास ये राइट मिल जाता है उसको कि वो आईटीसी क्लेम कर सके। आईटीसी कब मिलेगा उसको? अगर सामने वाला पर्सन जो है रजिस्टर्ड है। इन सच केस इट इज बेनिफिशियल फॉर स्मॉल बिजनेस पर्सन टू गेट वॉलंटरी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो
सबसे अच्छी बात क्या है कि स्मॉल बिजनेस पर्सन को अगर वो वॉलंटरी बेस पर रजिस्टर्ड होते हैं तो ये बेनिफिट मिल जाता है कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकते हैं। अगर पर्सन के पास वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन नहीं है या रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो जो है आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। मेरी बात समझ गए? तो देखो बेटा, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ये है और इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। ठीक है बेटा, तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। तो देखो कौन कौन से एडवांटेजेस। सबसे पहले पासिंग ऑन इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो सबसे पहला तो बेनिफिट यही हो गया जो अभी आपको बता भी दिया है कि उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने की जो है फैसिलिटी मिल जाती है अगर उसके पास वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है। दूसरा हो गया इंटरस्टेट सेल। ठीक है, इंटरस्टेट सेल भी बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी पर्सन नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर उसने अपनी सप्लाई करनी है तो सबसे ज़्यादा जरूरी बात क्या है कि उसको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी होगा, चाहे वो कैसे भी चाहे वो वॉलंटरी बेस पर ले या वो कंपलसरी बेस पर ले, लेकिन उसको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी होगा। फिर है अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए भी उसको जो है रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। बेटर स्टैंडिंग का मतलब है कि रेंटिंग premises availing loans from bank and other such business areas will become easier for businesses that are registered under the goods and service tax due to a good compliance rating। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि भाई जिन पर्सन्स के पास, जो पर्सन रजिस्टर्ड होते हैं जीएसटी में, तो उनको बैंक से, ठीक है, और बैंक से उनको लोन लेना जो है आसान हो जाता है। ठीक है, और कुछ ऐसे बिजनेस एरियाज़ हैं जहाँ पे बिजनेस करना उनको इजी हो जाता है, और अगर अपने बिल्डिंग को, अपनी फैक्ट्री को उन्हें रेंट पर लेना है, ठीक है, तो वो इजी हो जाता है। तो ये रजिस्ट्रेशन के इतने सारे हमको बेनिफिट्स हैं। फिर है गुड रेटिंग, उसके बाद क्रेडिट रेटिंग है ये। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग का मतलब जो गुड कंपनीज होती हैं जिनकी रेपुटेशन अच्छी होती है, ठीक है, तो उनको रेटिंग मिलती है। रेटिंग का मतलब क्या है कि उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि ये जो कंपनीज हैं ये अपनी लायबिलिटीज को पे करने में, अपने क्रेडिट्स को पे करने में पूरी तरह से ये सक्षम है। ठीक है, रेटिंग। तो बिजनेसेस दैट आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी विल बी कंप्लायंट एज वेल एज स्केलेबल। ठीक है, मतलब उनके बारे में सोचा जाता है कि वो अपनी हर एक प्रोविजंस को, अपनी हर एक कंडीशन को कंप्लाई करेंगे। ठीक है, moreover the compliance rating that is maintained under the new regime shall be beneficial to the businesses at it can attract more customer। क्योंकि जिसकी रेटिंग गुड होगी, ठीक है, जिस बिजनेस की रेटिंग गुड होगी, कस्टमर्स का अट्रैक्शन उसकी तरफ होगा क्योंकि कस्टमर उसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। फिर है डिसएडवांटेज। इसमें सबसे डिसएडवांटेज तो खैर खास कुछ है नहीं इसके, लेकिन फिर भी हम अगर डिसएडवांटेज हमको बनाने हैं तो हम बना सकते हैं कि टेक्नोलॉजी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जीएसटी होते हैं, जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी होती है, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, ऑनलाइन प्रोसेस होती है सारी। तो जो छोटे बिजनेसेस हैं उनके पास अगर इस तरह की फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि वो बिजनेसेस क्या करते हैं, ज़्यादातर अपने अकाउंट जो है मैनुअली हैंडल करते हैं, तो उनके लिए एक प्रॉब्लम ये क्रिएट हो सकती है। दूसरा है टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो रजिस्टरिंग अंडर जीएसटी एक्ट विल मीन्स द supplier will have to deposit and collect taxes which become an extra responsibility for them। ठीक है, मतलब कि वो कहता है कि टैक्स लायबिलिटी का बर्डन पड़ जाएगा उस पर्सन के ऊपर। हालांकि देखो वो आईटीसी को कलेक्ट भी कर रहा है और आईटीसी को पास भी कर रहा है, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को वो कलेक्ट करने का उसको राइट मिल जाता है, बट उसके ऊपर उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा उसको कि आईटीसी वो तभी क्लेम कर पाएगा जब वो पहले इनपुट टैक्स पे करेगा, तभी वो इसको क्लेम कर सकता है। तो एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारे कस्टमर के ऊपर आ जाती है। फिर है फाइलिंग ऑफ मल्टीपल रिटर्न्स। ठीक है, तो देखो बेटा ऐसा होता है कि जो जीएसटी की रिटर्न्स होती है वो हर क्वार्टर में, मतलब हर 3 मंथ्स के बाद भरी जाती है। तो 3 रिटर्न्स आर एक्सपेक्टेड टू फाइल्ड एवरी क्वार्टर बाय बिजनेसेस हु हैव रजिस्टर्ड देमसेल्व्स अंडर जीएसटी। तो जिन पर्सन का जीएसटी के अंडर में रजिस्ट्रेशन हो रखा है
उन पर्सन के लिए कंपलसरी है कि वो हर क्वार्टर में, मतलब कि हर 3 मंथ्स के बाद अपनी रिटर्न फाइल करें। तो जीएसटी रिटर्न 1, जीएसटी रिटर्न 2 एंड जीएसटी रिटर्न 3 include information related to all the sales and purchases made by the businesses along with the final tax liability after input tax credit has been set off। तो इन जो जीएसटी के रिटर्न्स हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसमें उन सारे पीरियड की जितनी सेल्स हुई है, जितनी परचेज हुई हैं, ठीक है, और उसका जो प्रॉफिट आया है और उसकी जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी बनती है, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेस करने के बाद, सेट ऑफ करने के बाद जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी बनती है, वो सारी चीज़ें इसमें शो करनी पड़ती है इन रिटर्न्स में। तो फाइलिंग दी रिटर्न्स लेट और नॉट फाइलिंग देम एट ऑल विल मीन दैट द बायर कैन नॉट अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉम यू, ठीक है। अगर ये जो बिजनेसेस हैं, अगर ये इन रिटर्न्स को फाइल नहीं करते हैं, इट मीन्स उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। मोर ओवर यू विल हैव टू पे पेनल्टीज, लेट फीस एंड इंटरेस्ट। और क्या होगा कि अगर वो लेट हो जाते हैं तो उनको लेट फीस लगेगी, पेनल्टी लगेगी, इंटरेस्ट लगेगी, ठीक है। फिर वही पेनल्टी वाला पॉइंट आ जाता है, ठीक है। जीएसटी में बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जिनको कंप्लाइन करना जरूरी है। अगर कंप्लायंस नहीं करेंगे, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन तो हर किसी की नज़र में होता है, ठीक है, कि भाई ये पर्सन जो है रजिस्टर्ड है, इट मीन्स इसने टैक्स वगैरह इसकी लायबिलिटी बनती है, अगर नहीं भरेगा तो पेनल्टी लग जाएगी। और फिर है लॉस ऑफ कस्टमर्स। तो लॉस ऑफ कस्टमर कैसे होगा, देखो, बिजनेसेस दैट रजिस्टर्ड देमसेल्व्स अंडर द जीएसटी एक्ट आर मैंडेटेड टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम देयर कस्टमर्स, ठीक है। और ये तो खैर कोई कितना खास पॉइंट है नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई जो पर्सन जीएसटी के अंडर में रजिस्टर्ड हैं तो उनको अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। एज अ डीलर हु हैव नॉट रजिस्टर्ड देमसेल्व्स अंडर द न्यू टैक्स रेजिम कैन ऑफर सिमिलर प्रोडक्ट्स एज रजिस्टर्ड बिजनेसेस एट लोअर प्राइसेस, व्हिच मीन्स दैट देयर कस्टमर बेस कैन इंक्रीज एंड रजिस्टर्ड बिजनेसेस कैन लूज आउट। मेरी बात समझ रहे हो? वो कहता है कि जो पर्सन रजिस्टर्ड, जो बिजनेसेस जीएसटी के अंडर में रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, वो अपने कस्टमर को लोअर प्राइसेस पे अपने गुड्स सेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको उसमें जीएसटी भी कलेक्ट करना है। लेकिन जो पर्सन अनरजिस्टर्ड है, जो बिजनेस अनरजिस्टर्ड हैं, स्मॉल बिजनेसेस, अगर वो अपने कस्टमर को लोअर रेट पे, यानी विदाउट जीएसटी कलेक्ट के, ठीक है, अगर वो उनको लोअर रेट पे अपने गुड्स सेल करते हैं तो इसका उनको फायदा मिलता है। और कस्टमर कहाँ जाएगा? जहाँ उसको सस्ती गुड्स मिलेंगी, लोअर रेट पे गुड्स मिलेंगी, समझ गए? तो ये भी एक नुकसान है, ठीक है। तो बेटा ये आज तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और ये वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का भी एक अपना लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करो, कुछ भी आ सकता है इसमें, ठीक है। तो ये आगे, बाकी मैं इसके बाद अगला चैप्टर आपको अगली वीडियो में कराऊंगी, ठीक है।